जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी अच्छी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। और ये जो फर्स्ट टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, उम्मीद है कि आपने इसको रिवाइज़ कर लिया होगा। ये जैसा कि आपको पता है कि ये मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है और सेकंड चैप्टर का जो टाइटल है वो कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है। यानी कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं, यानी चाहे वो इंटरनल हैं चाहे एक्सटर्नल हैं, जो हमें नज़र आ रहे हैं या हमें नज़र नहीं आ रहे, वो तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ हम अटैच करते हैं वो तमाम दीज डिवाइसेस आर नोन एज द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। उनमें हमने लास्ट टाइम जो है ना वो 4 बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात की थी: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। पहला जो हमने डिवाइस डिस्कस किया था इनपुट डिवाइसेस के हवाले से, उसमें ये था कि वो तमाम डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट करते हैं। और ये मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम क्लियर किया था कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस इट इज़ नॉट द सेम थिंग। डाटा और इंस्ट्रक्शंस में फ़र्क है। डाटा वो चीज़ होती है जो हम कीबोर्ड के ज़रिए यानी हम एंटर करते हैं कीज़ के ज़रिए बाय प्रेसिंग द कीज़, और इंस्ट्रक्शंस वो कमांड्स हैं जो हम माउस के ज़रिए देते हैं, जिस तरह ओपन पे क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। तो डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जिन डिवाइसेस के ज़रिए हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो तमाम डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। उनमें मोस्ट जो बेसिक और प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस हैं वो कीबोर्ड और माउस हैं। बाकी हम जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सारे ऑप्शनल हैं। लेकिन ये जो कीबोर्ड और माउस है ये प्राइमरी और बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं। दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके जो डाटे को कैलकुलेट करने और प्रोसेस करने के लिए और जो इंटरनल जो वर्क उसकी प्रोसेसिंग में जो डिवाइस इन्वॉल्व है और जिन डिवाइसेस के ज़रिए हम ये प्रोसेसिंग की एक्टिविटी परफॉर्म होती है, उन डिवाइसेस को हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहते हैं। और उसमें एक डिवाइस है जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं, और प्रोसेसर का पूरा नाम प्रोसेसर, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं और इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू भी कहते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि सीपीयू जो है वो एक चिप है, सिलिकॉन चिप है, जो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन का जो फंक्शन है वो ये डिवाइस जो है वो परफॉर्म करता है। और लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था कि इस डिवाइस का यानी सीपीयू ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बगैर कंप्यूटर जो है वो चल ही नहीं सकता। हर कंप्यूटर के अंदर ये पार्ट जो है वो सीपीयू जो है वो लाजमी होता है। जितने भी कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस हैं उनमें जब तक सीपीयू नहीं होगा, प्रोसेसर नहीं होगा, वो डिवाइस कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस कहलाएंगे ही नहीं। क्योंकि कोई भी डिवाइस कंप्यूटराइज्ड डिवाइस उस सूरत में कहलाता है जब उसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों को मेजर करने वाला जो प्रोसेसर है, मेन जो सीपीयू है वो मौजूद है। अगर वो नहीं है तो वो डिवाइस जो है वो कंप्यूटराइज्ड डिवाइस नहीं कहलाएगा। और इस डिवाइस का जो सबसे ज़्यादा जो क्लोज़ कनेक्शन है वो एक ख़ास किस्म की मेमोरी होती है जिसको हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये भी कंप्यूटर के अंदर होती है और इसका रैम के साथ जो है वो बहुत क्लोज़ कनेक्शन है। बाकी इसकी तफसील हम मज़ीद इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो तीसरे नंबर पे आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम रिज़ल्ट और आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर से, वो तमाम उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। उनमें मॉनिटर है, उनमें प्रिंटर है, ये तमाम जो है वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। और लास्ट पे मैंने आपको चौथा कंपोनेंट इसको एक्सप्लेन किया था कि स्टोरेज डिवाइसेस है। स्टोरेज डिवाइसेस मेमोरी यानी जो रैम है वो एक मेमोरी है और उसको हम स्टोरेज डिवाइस नहीं कहते क्योंकि ये एक टेम्पररी मेमोरी, आर्जी मेमोरी है। स्टोरेज डिवाइसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है और दूसरा उसमें डाटा जो है वो परमानेंट तौर पे स्टोर होता है। तो लिहाजा कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें हार्ड डिस्क है, उनमें फ्लॉपी डिस्क है, उनमें यूएसबी है। ये तमाम डिवाइसेस जो है इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा है और इनका जो है इनकी जो है डाटा इसमें परमानेंट तौर पे स्टोर होता है।
तो ये हमने फर्स्ट लास्ट टाइम जो है ना ये पूरा टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया था कि कंपोनेंट्स यानी कंप्यूटर क्या है और उसके जो है ना वो बेसिक कंपोनेंट जो है वो कंप्यूटर के कौन से हैं, ये हमने लास्ट टाइम टॉपिक एक्सप्लेन किया था। आज हमने इसका नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है कि सीपीयू और पार्ट्स ऑफ सीपीयू जो है, सीपीयू और सीपीयू के पार्ट्स क्या हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर के अंदर इम्पॉर्टेंट और मेन कंपोनेंट है जिसके बगैर कंप्यूटर ही नहीं कहलाता, वो सीपीयू है। सीपीयू जो है वो उस बॉक्स को नहीं कहते बल्कि इस कंपोनेंट, इस चिप को कहते हैं जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। वो जो बॉक्स जिसको हम सीपीयू कह रहे होते हैं, मोस्टली जो लोग हैं वो उसको हम सिस्टम यूनिट या सिस्टम कैबिनेट कहते हैं। सीपीयू जो है वो इस सिस्टम यूनिट के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, एक सिलिकॉन चिप है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको हम प्रोसेसर, उसको हम माइक्रो प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारे एक ही नाम है और इसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के दिमाग, इसको ब्रेन के साथ इसलिए तशबीह दी जाती है क्योंकि कंप्यूटर के जिस तरह इंसान के जिस्म के अंदर जितने भी डिसीजंस हैं और जितनी भी वर्किंग है, वो सारी जो थिंकिंग है वो सारी इंसान का जिस्म के अंदर जो ब्रेन है वो कंट्रोल कर रहा होता है। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं या जो भी हम खाते पीते हैं वो सबसे पहले उसकी जो सेंस है वो हमारे दिमाग में पैदा होती है। ठीक है, दिमाग उसको सोचता है, फिर उसके मुताबिक वो बॉडी पार्ट्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं और वर्किंग करते हैं और फिर वो जो भी खाना पीना है, जो चलना है, जिधर जाना है, वो सारा जो है ना, यानी पहले जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो पहले उसकी सेंस जो है वो ब्रेन में पैदा होती है। यानी ब्रेन जो है वो बेसिकली इंसान के पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है। और जिस बंदे का दिमाग ख़राब हो जाए, उसका ब्रेन की जो सेंस है, यानी उसकी जो वो सेंस ख़त्म हो जाए सोचने की, तो वो उसको पता नहीं चलता कि मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, किधर जाना है, तो वो उसकी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने वाला जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो सीपीयू है, इसलिए हम इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़, जितनी भी कैलकुलेशन और जितनी भी प्रोसेसिंग है उसको कंट्रोल करने वाला ये बेसिक कंपोनेंट है। और मैंने जिस तरह से बताया कि इसको हम प्रोसेसर, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। और कंप्यूटर जो है वो सीपीयू के बगैर कोई भी वर्किंग नहीं कर सकता। जितने भी कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो किसी टाइप के भी हैं, उसमें प्रोसेसर का होना जो है ना वो ज़रूरी है। और ये जो ये सिलिकॉन चिप है, ये जो चिप है जिसको हम प्रोसेसर कह रहे हैं या सीपीयू कह रहे हैं, ये कंप्यूटर के अंदर एक मेन बोर्ड होता है जिसको हम मदर बोर्ड भी कह सकते हैं, मेन बोर्ड भी कह सकते हैं, उसको हम सिस्टम बोर्ड भी कह सकते हैं। ये उस बोर्ड के ऊपर जो है ना वो सीपीयू का जो चिप है वो उसके ऊपर एग्जिस्ट करती है, उसके ऊपर लगती है। और जितने भी सीपीयू जो है ना वो जितने भी ऑपरेशंस हैं जो डाटे पे वो परफॉर्म करता है, वो ये सीपीयू परफॉर्म करता है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं करता है बल्कि हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मसलन अगर हम उसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए देते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, यानी जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो डाटे पे ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करता है। और ये डाटे पे प्रोसेस भी करता है, एग्जीक्यूशन भी करता है, और कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स जो हैं, दूसरे कंपोनेंट्स हैं, उनको भी कंट्रोल करता है कि उसने क्या करना है, उनको उनके दरमियान में ये कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है ना। तो इसको हम उसमें इसकी वर्किंग के अंदर कैलकुलेशन भी शामिल है और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डाटा ट्रांसफ़र करना कि किसको कहीं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से, दूसरे डिवाइस से तीसरे डिवाइस तक, यानी मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान में डाटे की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी इसके ज़िम्मे है। यानी सीपीयू का मेन जो है ना वो दो इसका फंक्शन है, एक तो कैलकुलेशन करना है और दूसरा मुख्तलिफ डिवाइसेस को कंट्रोल करना। और कंट्रोल किस तरह से करना कि उनके दरमियान में डाटे की ट्रांसफॉर्मेशन। इसके दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं ALU, ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और दूसरा इसका कंपोनेंट है CU जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। यानी CPU के टू मेन पार्ट्स हैं, ALU और CU।
अब ALU और CU की क्या उसकी एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करते हैं। ALU जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये CPU का एक हिस्सा है, यानी CPU के दो पार्ट्स हैं जिसमें से एक पार्ट है CPU का, और जितनी भी एक्चुअल एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग है वो इस पार्ट के अंदर परफॉर्म होती है। यानी जितने भी मैथमेटिकल यानी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो CPU का ALU वाला जो पार्ट है वो ये परफॉर्म करता है। यानी मैंने जिस तरह से बताया आपको कि CPU के दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं, एक हिस्से को ALU कहते हैं और एक को हम CU कहते हैं। जो ALU है वो एक ऐसा पार्ट है जितनी भी एक्चुअल जो प्रोसेसिंग है, जितनी भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे CPU के इस पार्ट के अंदर परफॉर्म होते हैं। और ALU के मज़ीद दो सेक्शंस हैं, दो उसके यूनिट्स हैं, दो उसके पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं अर्थमेटिक यूनिट और एक को हम कहते हैं लॉजिक यूनिट। ठीक है, यानी ALU जो जिसके अंदर जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, और अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस की मैं तफसील पहले भी बता चुका हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एवरेज ये सारे अर्थमेटिक या इसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कि जिसमें लॉजिकल यानी कंपेयरिंग टू वैल्यूज़, यानी दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन कि वो वैल्यू छोटी हैं, वो वैल्यू बड़ी हैं, वो वैल्यू बराबर हैं या बराबर नहीं है, इन चीज़ को कंपैरिजन करने को हम लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस दोनों के लिए CPU का जो पार्ट प्ले कर रहा है रोल वो उसको हम ALU कहते हैं। और बाद में ये कर रहा हूँ कि ALU के मज़ीद टू पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं अर्थमेटिक यूनिट और एक को हम कहते हैं लॉजिक यूनिट। ठीक है जी। अर्थमेटिक यूनिट जो है वो ALU का एक सेक्शन है, एक यूनिट है जिसमें जितने भी बेसिक अर्थमेटिक फंक्शंस हैं, जिस तरह से एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एवरेज वगैरह, ये जितने भी अर्थमेटिक और मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो ALU का जो यूनिट परफॉर्म करता है, जो सेक्शन परफॉर्म करता है उसको हम अर्थमेटिक यूनिट कहते हैं। और लॉजिक यूनिट जो है वो ALU का जितने ये कंप्यूटर के अंदर जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जिसमें दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन आ जाता है, वो वैल्यू चेक कर रहा है कि वो वैल्यू बड़ी है, छोटी है, बराबर है या बराबर नहीं है। इस तरह से मैंने अभी बताया कि ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो ALU का जो यूनिट और सेक्शन परफॉर्म करता है उसको हम लॉजिक यूनिट कहते हैं। ठीक है जी। यानी ALU टोटल एक पूरा एक कंबाइंड यूनिट का नाम है और उसके आगे से मज़ीद दो सेक्शंस हैं, दो यूनिट है, एक अर्थमेटिक है और एक लॉजिक यूनिट है। अर्थमेटिक के अंदर अर्थमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं और लॉजिक यूनिट के अंदर लॉजिकल जो कैलकुलेशंस है यानी कंपेयरिंग वाली वैल्यूज़ जो हैं वो परफॉर्म होती हैं। दूसरा जो इसका मेन पार्ट है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जिसको हम CU कहते हैं। ठीक है, ये CPU का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि ये इट इज़ द सुपरवाइज़र ऑफ द कंप्यूटर, यानी ये बजाते खुद कैलकुलेशन नहीं करता। मैंने आपको बताया कैलकुलेशन करने वाला तो हिस्सा ALU है। ये जो कंट्रोल यूनिट है ये खुद बजाते खुद बाय इटसेल्फ कैलकुलेशन नहीं करता बल्कि कैलकुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। उसकी जो प्रोसेसिंग और कैलकुलेशंस हो रही हैं वो तमाम उन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा है, उनको चेक कर रहा है, उनको वेरीफाई कर रहा है कि भाई प्रॉपरली वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है ना। तो इसलिए चूँकि ये कंट्रोल और मैनेजमेंट का काम करता है इसलिए हम इसको सुपरवाइज़र ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। यानी ये मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ये बजाते खुद कैलकुलेशन नहीं करता बाय इटसेल्फ बल्कि ये कंट्रोल करता है और कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है और उनके दरमियान उनको कंट्रोल और मैनेज करता है। ये जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे उसने बताया कि जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कंट्रोल यूनिट CU परफॉर्म करता है वो क्या है। मैंने जिस तरह से आपको बताया कि कंट्रोल यूनिट जो है एक तो ये मॉनिटर करता है कैलकुलेशन को, दूसरा जो है ना ये मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान में डाटे की ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है, यानी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डाटा, दूसरे से तीसरे तक ये जो है ना ये उनको डाटा परफॉर्म भी करता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट जो ऑपरेशंस हैं जो कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करा उसमें ये तीन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। वो ये कि इट फेचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम। डाटा जो है ना ये प्रोसेसर जब हम कीबोर्ड से
मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन इसकी मैं आपको बता दूं कि जब कीबोर्ड से डाटा हम इनपुट करते हैं तो वो डायरेक्ट प्रोसेसर उसको प्रोसेस करना नहीं शुरू कर देता, बल्कि वो सबसे पहले डाटा एक बेसिक और स्टार्ट पे एक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है जिसको हम रैम कहते हैं। ठीक है, रैम से फिर डाटा जो है ना वो जो प्रोसेस होना होता है वो फिर स्टेप बाय स्टेप आगे से सीपीयू को जाता है, और सीपीयू से डाटा जब प्रोसेसिंग उसकी कंप्लीट हो जाती है, जब उसकी कैलकुलेशन और एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, तो वापस फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो वापस रैम में आता है, और फिर रैम से फिर डाटा रिज़ल्ट जो है वो आउटपुट डिवाइस पे ट्रांसफ़र होता है। यानी ये मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान में डाटा जो है ना वो ट्रांसफ़र हो रहा है कि इनपुट डिवाइस से रैम में, रैम से प्रोसेसर में, प्रोसेसर से फिर रिज़ल्ट रैम में, और रैम से फिर आउटपुट डिवाइस में डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कंट्रोल यूनिट इसको ये सारा काम जो है वो कर रहा है। तो ये इसका पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये डाटा जो है ना, कंट्रोल यूनिट जो है वो रैम से डाटा जो है ना वो फेच करता है, यानी इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो उसको उठाता है। ठीक है, फिर वो उन इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मतलब ये है कि वो डाटा, अब ये जो डाटा होता है ना उसको वो ऑब्ज़र्व करता है और चेक करता है। इंटरप्रेटर का मतलब यहाँ पे ये उसको चेक करता है, उसको देखता है कि आया यूज़र ने कौन सा मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा है, उसको चेक करना और वेरीफाई करना और उसको रीड करने को हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेट करना। तो वो डाटा रैम से उठाता है, उसको स्टडी करता है, उसको देखता है, वैल्यूएट करता है, और फिर उसके मुताबिक जो यूज़र जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहता है उसके मुताबिक उसको वो यानी उसको देखता है कि इस पे मैंने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। और तीसरे नंबर पे उस पे वो एक्चुअल फिर जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है उसको कंट्रोल और मॉनिटर करता है, उसको ऑब्ज़र्व करता है कि भाई जो ऑपरेशन आया जो है वो यूज़र ने परफॉर्म करने के लिए कहा है उसके मुताबिक ये सारी प्रोसेसिंग और सारी एग्जीक्यूशन हो रही है, उस एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये तीन इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि डाटा रैम से उठाता है और फिर उसको चेक करता है, उसको देखता है, उसको मॉनिटर करता है, ऑब्ज़र्व करता है कि किस इस पे मैंने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और फिर उसके मुताबिक फिर जो एग्जीक्यूशन करवाता है ALU से, और उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल और मॉनिटर भी करता है। तो इसलिए चूंकि ये सारे कंट्रोल और मैनेजमेंट का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम सुपरवाइज़र ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ तक यानी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका जो अभी हमने डिस्कस किया है कि CPU क्या है और उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ CPU। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम जो है वो टॉपिक है। ठीक है ना, जो है इसके बाद एक छोटी सी एक डेफिनेशन है रजिस्टर्स पे। रजिस्टर्स जो है ना ये इसकी सिर्फ एक डेफिनेशन ही ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, इसका कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो लिहाजा आपने इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है। ये पहली बात तो ये है कि ये रजिस्टर्स है क्या। रजिस्टर्स छोटी छोटी मेमोरीज़ हैं। ठीक है ना, मेमोरीज़ वो होती हैं वो ऐसा एरिया जिसमें डाटा स्टोर होता है। ठीक है ना, लेकिन वो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा एरिया जिसमें डाटा स्टोर होता है उस एरिया को हम मेमोरीज़ कहते हैं। तो रजिस्टर्स जो हैं ये बेसिकली मेमोरीज़ हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये कहाँ पे मेमोरीज़ हैं, तो ये प्रोसेसर CPU के अंदर छोटी छोटी मेमोरीज़ हैं, यानी स्मॉल एंड हाई स्पीड मेमोरीज़ हैं, यानी साइज़ में छोटी हैं लेकिन बड़ी फास्ट किस्म की जो है ना वो वर्किंग के एतबार से मेमोरीज़ हैं जो कि CPU के अंदर होती हैं, और इन हाई स्पीड मेमोरीज़ को हम रजिस्टर्स कहते हैं। और इसके अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, और वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं जिस पे प्रोसेसर उस वक़्त प्रोसेस कर रहा हो। यानी पे लफ्ज़ ये यूज़ हुआ है बीइंग प्रोसेस्ड, यानी बीइंग प्रोसेस्ड का मतलब ये है कि CPU जिस डाटे को, जिस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा हो वो इंफॉर्मेशन जो है वो किस में स्टोर होती हैं, रजिस्टर्स में। और एक चीज़ दूसरी ये है कि ये टेम्पररी एरिया है,
यानी परमानेंट नहीं है, इसमें आर्जी तौर पे डाटा जो है ना वो स्टोर होता है। उसके बाद वो उस उतनी देर तक इसमें स्टोर होता है जब तक कि डाटा प्रोसेस हो रहा हो, सीपीयू उसको प्रोसेस कर रहा हो, क्योंकि जब इसमें से प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो रिज़ल्ट जो है वो इसमें से सीपीयू जो है ना वो उसको रैम को ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो यहाँ से जो है ना वो सारा डाटा जो है ना वो अरेज हो जाता है। तो जब जितनी देर तक प्रोसेसिंग हो रही है वो, और उसके बाद टेम्पररी रिज़ल्ट जो है, जो रिज़ल्ट प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट को भी वो कुछ देर के लिए इन रजिस्टर्स में स्टोर करता है। यानी वो इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्टर्स में दो किस्म का डाटा स्टोर होता है। एक तो वो डाटा जो बीइंग प्रोसेस्ड हो, यानी प्रोसेसिंग के दौरान डाटा इन रजिस्टर्स में स्टोर होता है, और रिज़ल्ट जो है वो टेम्पररी तौर पे इसमें कुछ देर के लिए रिज़ल्ट जो है वो स्टोर होता है आफ्टर प्रोसेसिंग। और हर रजिस्टर का, हर मेमोरी का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, और ये प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये है कि ये फंक्शन पहले से डिफाइंड है कि भाई किस रजिस्टर का क्या फंक्शन है, किस में कौन सा डाटा स्टोर होना है, ये पहले से ये प्री डिफाइंड है। तो सीपीयू के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स होती हैं, यानी नंबर ऑफ़ मेमोरीज़ होती हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा जो है ना वो स्टोर होता है। बाकी इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसका सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आपने इसको जो है ना वो एक्सप्लेन करना है कि रजिस्टर्स क्या हैं। इसका शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन अगर आए तो ये 3, 4, 5 लाइनों की आपने जो है ना वो सिर्फ डेफिनेशन ही इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ तक जितना मैंने अभी तक इसको करवाया है, अभी तक जो आज का टॉपिक है वो सीपीयू और पार्ट्स ऑफ सीपीयू और ये रजिस्टर की डेफिनेशन करवाई है। इसको आप थोड़ी देर रिवाइज़ कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं।